ज्ञान सृजन में बहुत पीछे छूट गए और इसीलिए हम आज पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर हो गए और रियलिटी के शिकार हो गए। टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के लिए हो गए। जो देश 11वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया का वर्ल्ड व्यू चेंज करता था, वो आज एक टेक्नोलॉजी के लिए इंपोर्ट करने के लिए घूम रहा है। ये दृष्टि बदलने के लिए नॉलेज क्रिएटर चाहिए, हमें ज्ञान सृजन करना होगा। और ज्ञान सृजन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती, विजन भी होता है। और विजन दुनिया के सारे दर्शनों का अध्ययन करने के बाद एक बच्चे का मानस गढ़ने के लिए 3 वर्ष की उम्र ही नहीं, बल्कि मां के गर्भ से लेकर अवचेतन के निर्माण का सबसे उपयुक्त समय जो 16 वर्ष तक का है, उस समय अगर गंभीर चिंतन की दृष्टि से शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है तो राष्ट्र कभी सशक्त नहीं होता। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य है क्रिएटिंग द पूल ऑफ नॉलेज क्रिएटर। स्लोगैनियर नहीं, नारे लगाने वाले नहीं, ज्ञान सृजन करने वाले चाहिए। नौकर नहीं, नेतृत्व करने वाले चाहिए। प्रमादी नहीं, पुरुषार्थी चाहिए। हमें विलासिता नहीं, कर्म संन्यास नहीं, गुफाओं में बैठकर मोक्ष तलाशने वाले नहीं। गीता के कृष्ण की तरह कर्मयोगी की जरूरत है इस देश को। इस देश को मनुष्य से भगवान बनने की यात्रा जो राम की है, उनके गुणों को सीखना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आचरण में रामत्व की प्रतिष्ठा का उद्देश्य होना चाहिए। मात्र ज्ञान परंपरा को रिलीजियोसिटी तक सीमित नहीं करना है। ये भी भ्रम हो गया है पूरी दुनिया में। देश की ज्ञान परंपरा की बात करते ही बहुत सारे लोग चौंकते हैं। आचार्य जी, आजकल मैं कहीं जाता हूं, अब अविनाश को मुझे ब्यूरोक्रेट नहीं मानते लोग, आचार्य जी कहते हैं, आचार्य जी आप तो ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हो, तो क्या ज्ञान परंपरा के माध्यम से पूजा पाठ की जो प्रथा चल रही है इसी को बढ़ावा देना है क्या? हमने कहा सुनो, ज्ञान परंपरा का कर्मकांड रिलीजियोसिटी एक बहुत छोटा हिस्सा है। जिस देश में रिलीजियोसिटी नॉलेज सिस्टम पर हावी हो जाती है, वो देश भी प्रगति नहीं करता। इसको बहुत गहराई से अध्ययन करिएगा। रिलीजियोसिटी सिर्फ होती है उस नॉलेज सिस्टम को संवहन करने के लिए, लोगों को कलेक्टिव जोड़ने के लिए एक संवाहक वाहन के रूप में। लेकिन अगर रिलीजियोसिटी केंद्र में हो गई, फिलॉसफी हट गई, दृष्टि खत्म हो गई और नॉलेज क्रिएशन की बजाय हम विलासी नौकर हो गए, तो देश को कभी भी हम आत्मगौरव नहीं दे पाएंगे। सनातन की दृष्टि रिलीजियोसिटी नहीं है। इस पर हम चर्चा करेंगे अविनाश जी के उद्बोधन के बाद। आदरणीय अविनाश जी, संबोधित करूंगा। विद्यालय प्रबंधकों और शिक्षाविदों के साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड को लेकर भारतीय शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली और उसको अवगत कराने के उद्देश्य से बुलाई गई बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर एनपी सिंह सर, सेवानिवृत्त आईएएस चेयरमैन भारतीय शिक्षा बोर्ड, श्री दयाशंकर सिंह जी, श्री यशोधन जी, श्री ओम प्रकाश जी, श्री राम बाबू गुप्ता जी, अन्य इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण। अभी मुझे कुछ देर शिक्षा के बारे में, भारतीय शिक्षा बोर्ड के उद्देश्यों को लेकर, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर, वास्तव में शिक्षा क्या है उसके संबंध में सर के विचारों को जानने और सुनने का मौका मिला। जैसा सर से भी कुछ दिन पहले वार्ता हुई थी, आपने बताया भी था कि छात्रों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय परंपराओं और मूल्यों से भी जोड़ने का काम करता है भारतीय शिक्षा बोर्ड।
उसके बाद से ही मैं सोच रहा था कि सर ने ये जो एक बात कही है कि भारतीय परंपराओं और मूल्यों से और आधुनिक हमारी शिक्षा नीति। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या जाने का मौका मिला था, मेरे साथ मेरा बेटा, बातचीत हो रही थी तो मैंने उससे बताया कि देखो यहाँ पर ऐसा मंदिर है और ये। फिर मैंने उससे बातचीत में भगवान लव कुश के बारे में मैंने पूछा, तो मैंने देखा कि उसने इतना बड़ा मतलब इस तरह से आश्चर्य की तरह मुंह खोला और वो कुछ भी बता नहीं पाया। 8th-10th में पढ़ने वाले बच्चे, भारतीय संस्कृति के बारे में उनका इतना कम नॉलेज, इतना कम ज्ञान। काफी दिनों से मैं काफी समय से इसके बारे में बहुत गहराई से सोचता हूं। उसने जयपुरिया से पढ़ाई किया, मेरे ब्रदर ने सेंट जोसेफ से पढ़ाई किया। तो इन लोगों को जो बहुत सर ने जो बातें बताई, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें बताना चाह रहा हूं आपको कि मैं उनसे बातें करता था तो देखता था कि भारतीय संस्कृति के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में, उनको जो स्कूल में जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता है। इसका शायद मुख्य कारण है कि सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड है, मुख्य रूप से हमारे कल्चर पे बहुत ही कम डिस्कस किया जाता है और यही वजह है। मैंने उससे कई बार मैं बहुत सी चीजें पूछता हूं, चाहे वो एंसेट पीरियड की हो या मिडिवल पीरियड की हो, और निश्चित रूप से बहुत दुख होता है। और दुख और तब बढ़ जाता है कि जब मैं देखता हूं कि आज के समय में कॉन्वेंट स्कूलों में, सीबीएसई या आईसीएसई के बोर्ड में बच्चे का एडमिशन कराना एक फैशन सा बन गया है। अभी हमारे पास कुछ लोग आए थे तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा कि भाई आप कहो, तो हमारे पास तो इतना अच्छा बरेली में ही सरस्वती शिशु मंदिर भी है, मैं आपके बच्चे का मैं एडमिशन करा देता हूं। तो जो उनका जवाब होता है बड़ा आश्चर्य करता है कि तुम उसमें बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन नहीं, एक स्टेटस सिंबल भी है कि नहीं साहब मेरा बेटा तो कॉन्वेंट में पढ़ता है, पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। और किस प्रकार से वहां से जो बच्चे बाहर आ रहे हैं, जिसको बहुत से लोग जेनजी भी नाम देते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि सबको आज बैठ के सोचने की जरूरत है। हम अपनी सभ्यता से, संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। और सर ने जो कहा कि हम एक बहुत बड़ा बाबू वर्ग, एक नौकरी करने वाले लोगों की बहुत बड़ी जमात तैयार कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि उनको नौकरी करना है। तो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी कि पूरे देश में बाबुओं की ऐसी फौज खड़ी कर दो जो अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर हो, तो निश्चित रूप से वो देश धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। जैसा कि जिस भी बच्चों में आप देखो, नैतिकता और अनुशासन की कमी देखी जाती है। मेरा मानना है कि जो भारतीय शिक्षा बोर्ड जो है, इसमें जो विद्यार्थियों को, बच्चों को सत्य, अहिंसा, करुणा और शांतिलता, समाज सेवा जैसे जिन मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है, जिससे कि एक जिम्मेदार नागरिक बन सके और अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति वो अपने कर्तव्यों का, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए आगे बढ़ने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कुछ पॉलिसी में कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। अभी मैं सर 2 दिन पहले दिल्ली का एक घटना देख रही थी, सोशल मीडिया में चल रहा था। कुछ स्टूडेंट्स थे वहां पर, अभी कोई ये घटना घटी थी एक झारखंड, और उधर मैं ले जा रहा हूं आपको, उसको लेकर उन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था। यंग बच्चे हैं, तो ये चीजें सोचने को बहुत मजबूर करती हैं कि आखिर उनके
दिमाग में ये बातें कहाँ से आ रही हैं, कौन उनके दिमागों में ये बातें डाल रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारी पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, एक बार हमको उस पर फिर से सोचने की जरूरत है। आसपास भी जो हो रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जो एकदम यंग जनरेशन जो आ रही है, कहीं ना कहीं एक भटकाव कह लीजिए का शिकार हो रही है। और जहां तक मैं एक सोचता हूं, कभी कल ही की बात मैंने देखा कि एक बेटा था, उसने अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज दिया और उसके बाद आपने भी देखा होगा कल, उसके बाद उसकी मदर की डेथ हो जाती है। तो सर वो कहता है कि अपने घर में से अगर कोई फंक्शन होना था, मदर को भी डीप फ्रीजर में रख दो कुछ दिन के लिए और उसके बाद हमारा अपना फंक्शन बिता लें, फिर उसके बाद इनका हम फ्यूनरल करेंगे। तो रियली हम लोग शिक्षित तो बन गए लेकिन संस्कारी नहीं बन पाए। हम बीए पास हो गए, एमए पास हो गए, पीएचडी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो हमारे अंदर संस्कार होने चाहिए, हमारे मूल्य होने चाहिए। और सर ने जो कहा, हम तो उस देश के रहने वाले हैं। भगवान राम, पिता ने एक बार कहा, बिना पूछे देखे सब कुछ छोड़ के 14 साल के लिए जंगल में चले गए, वनवास में चले गए। भाई कैसा? छोटे भाई ने कहा कि बड़ा भाई जा रहा है, मैं भी साथ साथ जाऊंगा 14 साल के लिए। धर्म पत्नी ऐसी, सब मैं भी जंगल जाऊंगी। फिर एक भाई ऐसा, राजगद्दी मिल गई, उसने कहा कि मैं शासन नहीं करूंगा और उनकी खड़ाओं को रखकर एक उनके प्रतिनिधि के रूप में वो राज करते रहे। हमारा ये संस्कृति, हमारी सभ्यता है। ये हमारे भाई, बड़े भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में हमारे क्या मॉरल वैल्यूज थे, हमारी क्या संस्कृति हमको क्या सिखाती है, क्या दिखाती है। लेकिन जो आज गिरावट आ रही है, उसका मुख्य वजह मैं यही मानता हूं कि हम अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से, अपने मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आप लोग के बीच में आने का मौका मिला। मैं बार बार हर जगह पे इस बात को कहता हूं कि हमको अपने लोगों को, आप लोग से मैं शायद बहुत खुल के, लेकिन मैं इधर बहुत से लोगों में यंग जो ब्लड के टच में आता हूं और उनकी बातों को सुनता हूं, उनसे डिस्कस करता हूं, तो रियली हम सही दिशा में नहीं आगे बढ़ रहे हैं। जो हमको उनको दिशा देनी चाहिए, जिन आध्यात्मिक मूल्यों को, जिन नैतिक मूल्यों पे हमें बात करनी चाहिए, हमको उनके मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरा अगर अभी बस चलता सर, मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पे भी बैन लगा देता, क्योंकि मैंने देखा कि इंस्टाग्राम में मैं कई बार, मैं काफी दिन तक उससे दूर रहता हूं, कोशिश करता हूं, लेकिन हमारी तो फेसबुक में, उसमें क्या दिखाया जाता है, क्या रील के लिए या कुछ पैसे के लिए आप कुछ भी दिखा सकते हो। आप कभी देखिए उसको, और वही चीजें हमारे बच्चे देखते हैं। आप जिसको देखिए आजकल दिन भर जो है, अभी हमारे घर में लखनऊ में एक हमारा सर्वेंट है, अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हुई, मिसेज ने यहाँ भेजा, मैंने उसको डॉक्टर सबको दिखाया, बड़े सीनियर डॉक्टर थे, तो बताया कि साहब ये रात भर एक गेम चलता है जो उसमें आप भी सुने होंगे, उस गेम को रात भर खेलता है और उसकी वजह से उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई है। और औरों को नहीं जानता, लेकिन हमारा एक ही इशू है, एक ही बच्चा है, लेकिन हमारी और मिसेज की जब भी वो लैपटॉप पे काम करता है, तो हम हस्बैंड वाइफ में से कोई ना कोई एक जरूर उसके पास बैठता है कि पता नहीं लैपटॉप में कौन सा बटन दबाए हुए क्या चीज निकल आए जो उसके फोन नहीं देखना चाहिए।
ये मतलब वो भी चीजें अब परोसी जा रही हैं लैपटॉप पे, उसमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जिनको कदापि नहीं होना चाहिए वहां पर। तो आप खुद सोचो ना कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दिलो दिमाग पे, उनके मन मस्तिष्क पे इसका क्या असर पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग को, मैं जो सर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा बोर्ड है, मेरा विश्वास है कि ये बोर्ड हमारे देश के नौजवानों को, नई पीढ़ी को एक अपने देश के संस्कृति, सभ्यता, मूल्यों से परिचित कराते हुए, जो एक सपना है, पहले कहा जाता था कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, अब माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 2047 तक हम देश को पुनः विश्व गुरु की पदवी पर ले जाएं। लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि जो आज हम, जहां भी आप जाओ, कैसी पढ़ाई में भी कई बार मेरे पास लोग मिलने आते हैं, तो सबसे पहले कई बार आएंगे तो बताएंगे कि सर मैं तो आप ही की जाति का हूं, कान में आके। तो मैं कहता हूं अच्छा तो मैं क्या करूं। फिर देखा कि सर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तो फिर धीरे से फिर कुछ देर बाद आएंगे, तब मैं तो आप ही के क्षेत्र का रहने वाला हूं। हमने कहा फिर क्या करूं मैं, भाई आप कहीं के भी हो। तो मैं देखता हूं कि ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, और इन सभी के बीच में हम एक बात उसको भूल जाते हैं, और वो है राष्ट्रवाद। प्रधानमंत्री जी कहते हैं नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले। अगर राष्ट्र है तो हम हैं, समाज है, देश है, लेकिन हो रहा है उल्टा। तो हम लोग को मिलकर एक इस बात की कोशिश करनी चाहिए, कुछ भी करें, लेकिन करने से पहले सबसे पहले हम लोग अपने राष्ट्र के बारे में, अपने देश के बारे में। अभी सर जो नेपाल में जो हुआ, मैंने देखा कि कुछ लोग यहां पर भी उनके मन में कुछ चीजें आने लगी। कहां से ये यंग ब्लड के अंदर इतनी खराबी, मतलब इतनी दिमाग में इतनी गंदगी पैदा हो रही है, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार। तो आज की सर की जो ये बैठक है, मैं इसमें मानता हूं कि शायद ये बहुत ही फ्रूटफुल बैठक है कि आप लोग समाज को एक डायरेक्शन देते हो, एक दिशा देते हो। और आप जब यहां से जाओगे, जो भारतीय शिक्षा बोर्ड ने इस बैठक के माध्यम से आपको जो एक दिशा निर्देश दिया गया है, मार्गदर्शन प्रदान किया गया है, आप सोसाइटी में उन बातों को जब फैलाओगे, लोगों को बताओगे, तो निश्चित रूप से हम उस समाज की स्थापना करने में सफल होंगे जिसके के बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारे विजडों में कहा गया है। और मैं अपनी बात एक दो लाइन से करके खत्म करना चाहूंगा। मैं सभी लोगों को जो अपने को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, उनको कहना चाहूंगा, राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की दो लाइनें, अधर्म को मूक बनकर, अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। तो आइए हम लोग मिलकर ये जो अधर्म या अन्याय जहां भी हो रहा है, उसका मिलकर हम लोग उसका विरोध करें, और जो एक सपना है देश को 2047 तक विश्व गुरु बनाने का, उसका संकल्प लेकर इसको आगे बढ़ाने में जुट जाएं। जय हिंद, जय भारत। कि हम गुलाम हैं, और कोई भी राष्ट्र को बढ़ने के लिए अपने कल्चरल जीन्स, हम बायोलॉजिकल जीन्स की बहुत बात करते हैं, लेकिन कल्चरल जीन्स भी होती है सेल मेमोरी में, और बिना उसके क्रम में कोई विकास नहीं होता है। आप देखिए, जब जापान जब सिंटोइज्म को बढ़ावा देता है, अपनी शिक्षा व्यवस्था में अपनी जड़ों से जुड़ता है 1860 में, और 1915 आते आते मात्र 55 वर्षों में जापान महाशक्ति हो जाता है। शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करता है चाइना 1978 में,
जब कन्फ्यूशियस को केंद्र में रखता है अपनी शिक्षा व्यवस्था के, अपने कल्चर को, तो आप देख रहे हैं चाइना सुपर पावर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इजराइल ने अपने कल्चर को केंद्र में रखा अपनी शिक्षा के, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है वो डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए एकजुट होकर के समर्थ रूप में खड़ा है। जब हम हॉलैंड की बात करते हैं तो नीदरलैंड का अर्थ ही होता है कोई जहां लैंड ही ना हो, नो लैंड। और वो समुद्र में के चारों ओर बंधे बना करके लैंड को रिक्लेम करता है, जहां लैंड ही नहीं थी। ऊपरी दुनिया में फ्लावर का सबसे बड़ा मार्केट है, फूल बेच करके पूरी दुनिया में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, जहां कोई जमीन ही नहीं थी। और हम प्राकृतिक रूप से भी परिपूर्ण हैं, बौद्धिक रूप से भी परिपूर्ण हैं। हम गूगल चला सकते हैं, सीईओ होके चला सकते हैं, मालिक होके नहीं, क्योंकि हमारे मन में आत्मविश्वास नहीं है। और 190 वर्षों में बार बार उसको रिपीट नहीं करना है। बहुत ही सुनियोजित रूप से फाल्ट लाइन, उन्होंने जाति व्यवस्था और ये जो क्षेत्र की बात की, ये फाल्ट लाइन भी सुनियोजित रूप से क्रिएट की गई। जेम्स मिल के इतिहास में, ग्रेयर्सन की भाषा में, तमाम झगड़े जो पैदा हुए हैं इसी कारण से हुए। तो फाल्ट लाइन का उपचार चाहिए। कभी महाराष्ट्र खड़ा होता है भाषा के खिलाफ, तो कोई तमिलनाडु खड़ा होता है, कभी कोई प्रांत खड़ा होता है, क्योंकि यूरोप में भाषा के आधार पर ही राष्ट्र बने थे और रिलीजन के ही आधार पर राष्ट्र बने थे। अगर जिन्होंने वेस्टफैलिया पढ़ा होगा, स्टेट का कॉन्सेप्ट नेशन स्टेट का जहां से आता है, उससे पहले 200 वर्षों तक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स की शाखाओं के बीच में लगातार युद्ध हुआ। और ये नियम था कि जो में राजा है उसी का प्रजा वही धर्म वही रिलीजन मानेगी। और यही समझौता भी हो गया 1648। ये उनके जितनी भी समस्याएं थी उन्होंने भारत को उसी लेंस से देखा और हमारी पाठ्य पुस्तकों में वही सब पिरो दिया। तो हमें बहुत ही खूबसूरती से भारत के दर्शन को लाना है, रिलीजियोसिटी को नहीं लाना है। फिर मैं रिपीट करूंगा कि अभी भी बहुत पढ़े लिखे लोग भारत की ज्ञान परंपरा को भ्रमित हो जाते हैं रिलीजन से, जबकि इसके 6 खंड होते हैं। जैसा कि संकेतों मैंने कहा, माइथोलॉजी, थियोलॉजी और रिलीजन एक ग्रुप है। थियोलॉजी होती है जो मिथ बेस्ड स्टोरीज का कलेक्शन होता है। थियोलॉजी होती है जब डिवाइन बिलीफ के आधार पर आप किसी चीज को, कॉस्मोलॉजी को डिफाइन करते हैं। रिलीजन होता है जब उसी को प्रैक्टिसेस में, आचरण में आप उतारने के लिए कोई सिस्टम बना लेते हैं। फिलॉसफी होती है जो रैशनल इंक्वायरी के आधार पर होती है, और साइंस उसी के गर्भ से पैदा होता है। टेक्नोलॉजी समाज की आवश्यकता के अनुसार क्रिएट होती है। तो माइथोलॉजी, थियोलॉजी, रिलीजन, फिलॉसफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन 6 को सही संदर्भों में बच्चे के मानस में बैठाने की जरूरत है। और उसके लिए हमें प्रवचन नहीं देना है, उसके लिए हमें डेफिनेशन नहीं पढ़ाना है, उसके लिए उसकी उम्र के हिसाब से कहानी, कविता, पद्य, पंक्तियां इस रूप में रखनी है जो भाव उसके अंदर एल्गोरिदम का हिस्सा हो जाए, स्वतः उसके एल्गोरिदम का इंटीग्रल पार्ट हो जाए। अब अगर कोई चीज नैतिकता पढ़ाओगे, रटाओगे, तो व्यक्ति नैतिक नहीं होता, बोझिल हो जाता है। अभी हमारी पुस्तकों में नैतिक का अलग क्लास चलता है, किताबें अलग चलती हैं इथिक्स की, और चैप्टर कुछ पढ़ाया जा रहा है, उनके आपस में समायोजन ही नहीं। जबकि नैतिकता कोई अलग से कोई पाठ नहीं होता। नैतिकता तो प्रत्येक ज्ञान के आयाम में अनुस्यूत, एम्बेडेड होता है। वो अलग से कोई आइसोलेशन में नहीं पढ़ाया जा सकता नैतिकता। और एक भारत बोधि क्यों होना चाहिए, संक्षेप में उसमें ये कहूंगा, क्योंकि दर्शन बताने में तो बहुत वक्त लगता है, लेकिन इतना जरूर संकेत दूंगा मैं कि सनातन धर्म है, सनातन पंथ नहीं है। जो लोग इसको पंथ बना देते हैं तो इसको रिलीजन बना देते हैं। धर्म होता है, मैं 2 मिनट में एक संकेत दे रहा हूं, सत ऋत धर्म। सत्य का अर्थ होता है कि अपने अस्तित्व को आप कैसे परिभाषित करते हो। अपने को मात्र इंडिविजुअल मानते हो, या उस स्व को आप पूरे ब्रह्मांडी घटकों के अस्तित्व के साथ सामूहिक रूप से
परिभाषित करते हो। आज फिजिक्स भी कह रही है, पार्टिकल फिजिक्स, एवरी पार्टिकल इन द कॉस्मॉस इज डिपेंडेंट ऑन ऑल अदर पार्टिकल्स इन द कॉस्मॉस। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण शेष सभी अन्य कणों पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी कण का कोई स्वतंत्र अस्तित्व बिना सामूहिकता के नहीं है। यह दर्शन कहता है भारत का, उपनिषदों का, बुद्ध का। और उनका दर्शन क्या कहता है? इंडिविजुअलिज्म, कि इंडिविजुअलिज्म की ही लिबर्टी होनी चाहिए। इंडिविजुअल लिबर्टी का मतलब हो गया उनके अपनी इंद्रियों को विस्तार करने की छूट देना, इंद्रियों की जो इच्छा हो उनकी पूरी करने की, तमन्ना पूरी करने की छूट देना, यह उनकी स्वतंत्रता, लिबर्टी। क्यों? क्योंकि उनका पूरा दृष्टि इंडिविजुअल पर डिपेंड है। हमारा इंडिविजुअल क्या है? हमारा इंडिविजुअल है पूरे ब्रह्मांड के साथ सामूहिकता में। हम क्या कहते हैं लिबर्टी को? तत्कर्मयन बंधाय सा विद्यावाद मुक्त ऋतेन ज्ञान मुक्ति। ऋत के ज्ञान से मुक्ति होती है। तो सत है डिफाइन करना समग्रता में अपने आप को, एकांतिक रूप से नहीं। ऋत क्या है? वेदों का, उपनिषदों का इटर्नल लॉ ऑफ द नेचर, प्रकृति के शाश्वत नियमों के साथ जीना। जब आप अपने को प्रकृति का अभिन्न अंग मानोगे तो स्वाभाविक है उस पूरे व्यवस्था के अंग बनोगे। तो ऋत है, ऋतम चर है। अब इस ऋत के साथ जीने के लिए आपके पास गुण कौन होने चाहिए? जैसे अगर हवाई जहाज में हो तो एयर होस्टेस जो कहती है परिचारिका कि ऐसे बांधो, ऐसे बैठो, ये खोलो, करते हैं ना, क्योंकि वो ऋत है उस एयरप्लेन का।